नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं नीरज। और मार्केट में एक बात कहते हैं लोग कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप उतने स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, नज़र नहीं रख पाएंगे और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने से रिटर्न पे असर पड़ता है, क्योंकि एवरेज आउट होके फिर वो नीचे आता है। तो कितने स्टॉक रखने चाहिए? क्या बहुत कम स्टॉक्स पे पोर्टफोलियो होना चाहिए या बहुत ज़्यादा का होना चाहिए? एक पुरानी कहावत लोग कहते हैं कि बड़े जितने इन्वेस्टर्स थे वो कहते थे A4 साइज़ का जो पेपर होता है ना, उसमें जितने स्टॉक आप ठीक से लिख पाओ तो उतने होने चाहिए। मतलब 30, 35, 40 और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हुए जिनके नाम आप जानते हैं वो सब 30-35 स्टॉक से ज़्यादा नहीं रखते थे। तो क्या ऐसा कोई फंड हो सकता है जिस पे नंबर ऑफ स्टॉक्स रिस्ट्रिक्टेड हो, थोड़ा कंसंट्रेटेड हो, लेकिन रिटर्न बढ़िया कमा के दे, और जिसका फंड मैनेजर बहुत मेहनत करे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है तो आपको ज़्यादा चूजी होना पड़ेगा। जहाँ बिल्कुल ऐसा एक फंड है उसको हम लोग कहते हैं ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड। ऐसे और भी फंड हैं, लेकिन आज हम बातचीत करेंगे ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे फोकस बनाया जाता है और कैसे टारगेटेड इन्वेस्टिंग की जा सकती है जिससे बेहतर रिटर्न हो। जबकि 5000 स्टॉक लिस्टेड है, उसके बीच में आपको बहुत कम 30 स्टॉक चुनने हों तो बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन इस कठिन काम को आसान करेंगे वैभव दुसात, जो इसके फंड मैनेजर हैं, और लंबा अनुभव वैभव को है। और मेरे ख्याल में सबसे कठिन फंड यही होते होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक बहुत कम रखने हैं और आपको एक बढ़िया रिटर्न कमा के देना। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन फोकस फंड में डीप डाइव करने से पहले एक छोटा सा नज़रिया मुझे आपका चाहिए मार्केट पे। इस वक्त फंड मैनेजर की नज़र में मार्केट कैसा चल रहा है? ये जो बार बार जो तेज़ी होती है फिर नरम पड़ जाता है फिर तेज़ी होती है, ये क्या, ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर के लिहाज से या एक बहुत छलावा है? ये क्या है? आप लोग कैसे इसको एसेस कर रहे हैं? नहीं, आई मीन मार्केट से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 से 4 साल में, स्पेसिफिकली लास्ट 2 साल में। और लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है मार्केट में आज भी। डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है, म्यूचुअल फंड्स के पास इनफ्लोज आ रहे हैं और काफी सारे फंड्स कैश में भी हैं। तो पार्ट ऑफ दैट रीजन इज ऑल्सो स्ट्रांग लिक्विडिटी रही है बेसिकली। और आई मीन लास्ट 3 साल में हम एक कोविड के लो बेस से वी वर कमिंग आउट, तो लास्ट 3 साल में अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रही बेसिकली। अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉल एंड मिड कैप्स में भी स्ट्रांग रही है और लार्ज कैप में भी स्ट्रांग रही है। तो जो अभी वैल्यूएशंस हैं वो जो पास्ट 3 साल में जो अर्निंग्स ग्रोथ रही हैं लगभग 20 से 25% के CAGR बेसिस पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अभी के जो वैल्यूएशंस मार्केट में। अब गोइंग फॉरवर्ड बहुत लिमिटेड एवेन्यूज हैं जिसमें कि कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सरप्राइज आए। अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम शायद चलता रहे, बट हमें लगता है ऐसा है कि अगर आप स्मॉल और मिड कैप्स देखें, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी रही है। 25 to 30% का CAGR रहा है उनके अर्निंग्स ग्रोथ का। बट ये मेजोरिटी ऑफ जो अर्निंग्स ग्रोथ रही है स्मॉल और मिड कैप में, वो मार्जिन एक्सपेंशन से हुई। अगर आप देखेंगे टॉप लाइन ग्रोथ वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, और मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं वो थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस ईज ऑफ हुए हैं, थोड़ा चाइना वीक रहा है, थोड़ा चाइना में सप्लाई साइड इश्यूज रहे हैं, उन सब के कारण उनको काफी बेनिफिट मिला है। अब आगे जाके जो वैल्यूएशंस हैं आज स्मॉल मिड कैप के और मे बी लार्ज कैप के, वो वैल्यूएशंस अभी भी डिस्काउंट कर रहे हैं 25% काइंड ऑफ जो है अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। आगे जाके जो ड्राइवर्स हैं अर्निंग्स ग्रोथ के वो चेंज हो जाएंगे। मे बी मार्जिन एक्सपेंशन इतना बड़ा ड्राइवर नहीं रहेगा, मे बी रेवेन्यू ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। और आगे जाके भी आपको सी के ये रेवेन्यू ग्रोथ, इफ दे एबल टू गेट रेवेन्यू ग्रोथ और many of these small and mid cap companies,
सो ऑन एग्रीगेट बेसिस मेरा व्यू ये है कि अर्निंग ग्रोथ इटसेल्फ वो स्लो डाउन हो सकती है। ऑफ कोर्स कुछ पॉकेट्स आएंगे जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ अभी भी सिक्लिकली रिकवर कर रही होंगी शायद, तो वो एक बास्केट छोड़ के आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स में शायद अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन हो सकता है, बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ किसी भी सिनेरियो में इंडिया में या रेवेन्यू ग्रोथ 20-25% आना थोड़ा मुश्किल है, डिस्पाइट ऑल दी पॉजिटिव इफेक्ट जो हम इकोनॉमी में देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आपने रखी और बड़ी ज़रूरी बात भी दर्शकों के निवेशकों के लिए समझदारी के लिए कि जो इतनी ज़बरदस्त अर्निंग एक्सपेंशन दिखी है वो शायद सस्टेन नहीं करेगी, तो इससे थोड़ी सेक्टोरल चर्निंग होगी और मार्केट अपने आप को एडजस्ट भी करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और मार्केट पे, वैभव आपके हिसाब से कोई ऐसी चिंता की बात मार्केट में या जो फंड मैनेजर्स को थोड़ा सा परेशान कर रही हो? नहीं, कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। जैसे अभी हम देख रहे हैं रिटेल साइड में थोड़ा ओवर लेवरेजिंग जो हुआ है लास्ट 2-3 साल में, वो एक कंसर्न है। एंड यूज क्या रहा है ये सब रिटेल लोन्स का, वो बहुत क्लियर नहीं है। उसमें क्या लोगों ने इन्वेस्ट करा है मार्केट में या फिर वो एक रियल कंजम्पशन के लिए यूज हुआ है, वो भी क्लियर नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि लास्ट 1-2 क्वार्टर से जो क्रेडिट कॉस्ट हैं रिटेल फ्रंट में वो इंक्रीज हो रही है। वो ऑल टाइम लो पे थी और वो अब सिक्लिकली वापस नॉर्मलाइज हो रही है जो प्री कोविड हुआ करती थी। तो वो एक वो एंगल पे कंसर्न है जहाँ पे कि वो ओवरऑल सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है वैभव ने, जो बैंक से रिलेटेड है कि जो लोन बटा है उसका क्या हुआ। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे शो में जब हम सेक्टोरली बातचीत करेंगे, लेकिन अब वापस आते हैं अपने फंड के बारे में जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड है। वैभव, इसको नाम से तो समझ में आता है, बिल्कुल आपने एकदम नैरो कर दिया इसको बहुत कम। तो बड़ा फंड के बारे में बताइए, कितने स्टॉक रखते हैं, मतलब क्या है इसका, फोकस फंड का मतलब क्या होता है? फोकस फंड एज अ स्ट्रेटजी यहाँ पे लगभग 25 से 30 स्टॉक्स के बीच में रहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फंड होता है ये। और इसमें आपने जैसे बताया बहुत सारे फंड्स हैं, सबका डिफरेंट स्टाइल है मैनेजमेंट का। मेरा स्पेसिफिक स्टाइल है मैनेजमेंट का, बट आपने जैसे शुरुआत में बताया इसमें आपको बहुत यू हैव टू लाइक वेरी सिलेक्टिव जो भी आप स्टॉक्स किस फंड का पोर्टफोलियो का पार्ट बना रहे हैं। कोशिश यही करते हैं कि उसमें एरर ना हो स्टॉक सिलेक्शन में। और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इतने बड़े यूनिवर्स में केवल 25 से 30 स्टॉक्स ही हैं जो कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत चूजी हो गया। बोला आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार कि यार बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा फंस गया हूँ मैं कि 25-30 में ही सब कुछ करना है, कैसे करूँ कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ऑप्शन तो बहुत सारे दिखते होंगे। हाँ नहीं, आई मीन कई बार कुछ स्टॉक्स और आइडियाज मिस भी होते होंगे बिकॉज ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन। तो जनरली एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है, ये है कि बेसिकली मैं ट्राई टू बाय ओनली वन स्टॉक पर सेक्टर पर सब सेक्टर। तो मैं एक ही सेक्टर में 3-4 स्टॉक्स खरीदना अवॉइड करता हूँ, एक्सेप्ट लेट्स से बैंकिंग सेक्टर जिसमें कि 10% वेट रिस्ट्रिक्शन भी होता है। बट मैं एक ही सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ, बल्कि एक ही स्टॉक से एक लार्ज वेट बना लेता हूँ अगर मैं किसी सेक्टर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, सेक्टर या सब सेक्टर या सब थीम। सो उससे क्या है कि जो एक मेरा कवरेज है मार्केट का वो थोड़ा मेरे को मिलता है। और
दूसरा ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कुछ थीम्स हैं जिसपे मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ, कुछ थीम्स हैं जो कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, तो उस थीम का जीरो रिप्रेजेंटेशन होगा। और जिस थीम पे ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरी उस थीम का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर होगा। तो कुछ पार्ट ऑफ द मार्केट जो है वो इसमें होगा ही नहीं बेसिकली, तो उसका एक्टिव शेयर काफी ज्यादा होगा फंड। इसमें आपने ज़्यादातर लार्ज और मिड कैप रखे, स्मॉल कैप की तरफ आप गए नहीं। ये इसलिए कि आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना था, कम रिस्क लेना था, या उनकी क्वालिटी में भी इशू है इसलिए क्यों जाना उधर, इधर कंजर्वेटिव रहो? लार्जली एक आप एक साइकिल देखेंगे, वैल्यूएशन साइकिल, इकोनॉमिक एक्सपेंशन साइकिल, वी आर समवेयर, हम लोग मिडिल टू लेट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन साइकिल में। इस स्टेज में इफ आई बिल्ड अ वेरी लार्ज पोर्शन इन स्मॉल कैप, देन उसको बिल्ड करना और फिर उसके रिटर्न्स को एंजॉय करना फंड में और फिर सक्सेसफुली एग्जिट करना, एट दिस स्टेज इट वुड बी ट्रिकी। अगर मैं 2020 में होता तो यकीनन स्मॉल कैप में कुछ ना कुछ वेट रखा होता मैंने, मे बी काफी अच्छा वेट रखा होता स्मॉल कैप में, बट अभी हम 2020 में नहीं है, 2024 में है। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, चूंकि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी तरह चुन सकते हैं, तो दर्शकों को समझ के बताइए, जैसे आप किसी शादी में गए, वहाँ बुफे लगा हुआ है, तो आप केवल सलाद से अपना पेट भर सकते हैं, या आप चाइनीज़ से अपना पेट भर सकते हैं, या केवल जूस पी के अपना पेट भर सकते हैं। ये इस बात से तय होता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, कैसे आप पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जब वैभव दुसात स्टॉक चूज़ करने जाते हैं तो वो क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके पास 25-30 में ही आपको करना है, उतनी मतलब आपकी जो इनटेक कैपेसिटी वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर ली है, ऑप्शंस सैकड़ों की तादाद में है। तो आप वैल्यू पे ध्यान देंगे कि ग्रोथ पे ध्यान देंगे, स्पेशल सिचुएशन पे ध्यान देंगे, या बहुत डाइवर्सिफाई नहीं करके एकदम एक अच्छा मिल गया तो 30% पैसा उसी में डाल देंगे? कैसे चूज करते हैं स्टॉक? इसमें एक सिंगल स्ट्रेटजी विच आई लाइक टू फॉलो इस फंड को मैनेज करने के लिए, मैं रिलेटिव वैल्यू देखता हूँ स्टॉक में, लार्जली क्वालिटी ग्रोथ, ये स्टाइल है, और लास्ट 2 साल से लार्ज कैप बायस स्टाइल है, और एक इसके ऊपर ओवरले है रिलेटिव वैल्यू का। सो मैं किसी भी स्टॉक में एब्सोल्यूट वैल्यूएशन ना देख के रिलेटिव वैल्यूएशन देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में उसका स्टॉक का क्या ग्रोथ रेट रहा है और क्या स्टॉक के वैल्यूएशन रहे हैं, किस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड करा है। जनरली इन्वेस्टमेंट स्टाइल वैसा है कि किसी भी स्टॉक में, किसी भी क्वालिटी कंपनी में जब भी कोई प्रॉब्लम रही है, जब भी कोई इशू रहा है, और उस इशू के कारण, वो इशू कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, वो इशू मैक्रो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जब भी कोई ना कोई इशू रहे हैं, तब उन स्टॉक्स में ग्रोथ, एक जो मीन ग्रोथ है उससे कम हो गई है ग्रोथ, और उसका इम्पैक्ट वैल्यूएशन पे भी पड़ा है, तो ये रिलेटिवली वो चीप हो जाते हैं उस समय। एंड मैं लार्जली वही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। जब भी किसी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस सिचुएशन होता है, क्राइसिस एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, बट टेम्परेरी प्रॉब्लम होता है, टेम्परेरी मैक्रो डिसलोकेशन होता है, उस समय आई थिंक वैल्यूएशंस काफी बेटर हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं, एंड उसको यूज करते हुए आई ट्राई टू बिल्ड द पोर्टफोलियो अराउंड दैट। चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बातचीत करेंगे कुछ सेक्टर्स की, कि किस पे ये फंड ओवरवेट है और किस पे अंडरवेट है और क्यों। फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड के फंड मैनेजर वैभव दुसात से। अब एक चीज़ मुझे बताइए, बैंकिंग सेक्टर पे आप ओवरवेट है या अंडरवेट है, और दोनों में से जो भी है क्यों? तो पिछले 2 साल से ये बैंकिंग सेक्टर पे फंड में अंडरवेट ही रहा है, और इंस्टेड ऑफ दो वेट्स, जो बैंकिंग सेक्टर के जो वेट्स हैं, बैंकिंग को अंडरवेट रख के जो नॉन बैंकिंग सेक्टर हैं, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, एनबीएफसी कुछ हो गए,
या फिर जनरल इंश्योरेंस हो गया, ये सब सेक्टर पे वो वेट अलोकेट करा है बेसिकली, और अभी भी वही पोजिशनिंग है एट द मोमेंट। बैंक में क्यों अंडरवेट है? हालांकि अभी भी इन्वेस्टमेंट वाइज तो सबसे ज़्यादा उसी में, अंडरवेट क्यों है बैंक में? बैंक में आई थिंक डिपॉजिट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। अगर आप देखें तो जो डिपॉजिट ग्रोथ 14-15% रहा करती थी, हुआ करती थी, वो केवल अभी 8-9% रह गया है बेसिकली। एंड अ पार्ट ऑफ दैट इज ऑल्सो बिकॉज आप देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स में काफी इनफ्लो बढ़ा है। तो आई थिंक वो एक चैलेंज रहा है बैंक्स में, अभी तक वो चैलेंज रहा था। अभी गोइंग फॉरवर्ड शायद चैलेंज होगा निम एक्सपेंशन में बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। और उसके अलावा आई थिंक उसके अलावा एक अभी नया चैलेंज जो कि आ सकता है वो क्रेडिट कॉस्ट में आ सकता है। आपने देखा क्रेडिट कॉस्ट काफी कम है लास्ट 2 साल में, दे हैव डन वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कॉस्ट। ये क्रेडिट कॉस्ट में सिक्लिकल रिकवरी हो सकती है। व्हेन आई से सिक्लिकल रिकवरी, इट मींस रीस्टोरेशन टुवर्ड व्हाट वी हैव सीन जो यू नो प्री कोविड लेवल्स, और नॉट एग्जैक्टली नॉट प्री कोविड लेवल बट एक नॉर्मलाइज। अभी काफी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो काफी कम है बैंक्स के, तो वो नॉर्मलाइजेशन क्रेडिट कॉस्ट का हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स अभी भी बैंक्स के शायद अर्निंग्स ग्रोथ को इम्पैक्ट करेंगे। वैल्यूएशन वाइज कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है बैंक्स में, वैल्यूएशन वाइज बैंक्स आर गुड, और इसके लिए जीरो वेट नहीं है बैंक्स में। बैंक्स में थोड़ा अंडरवेट है, और वो अंडरवेट कट भी करा है। एज जैसे जैसे बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वैसे वैसे वो अंडरवेट को कट भी करा है। और लेट्स सी ये कैसे प्ले आउट होता है एट सम पॉइंट इन टाइम, वो वेट को चेंज भी कर सकते हैं। कौन सा सेक्टर इस समय आपको लगता है सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है आने वाले 1-2 सालों में, कंसिडरिंग की वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट नहीं है? मैं उन मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूं जो 2-3 सेक्टर बहुत हवा में है। जनरली कौन सा सेक्टर आपको बढ़िया लगता है? तो एज अ स्ट्रेटजी ऑल्सो मेरा लास्ट 6 months में माई लाइकिंग टुवर्ड्स लाइक कंजम्पशन जो सेक्टर है वो इंक्रीज हुआ है, एंड स्पेसिफिकली कंजम्पशन में जो मास कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है। अभी तक कोई रिकवरी सिग्निफिकेंट दिखी नहीं है किसी भी मास कंजम्पशन सेक्टर में, और अभी भी वो थीसिस अनटेस्टेड है जो मेरी मास कंजम्पशन रिकवरी की थीसिस है। बट मेरे को लगता है कि अगर आप थोड़ा सा लंबा समय लें, 2 साल का व्यू लें, तो एक इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट हो रहा है रूरल में, रूरल इकोनॉमी एट दी मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है। आपका जो इनपुट कॉस्ट हैं फर्टिलाइजर और उन सबके प्राइसेस मॉडरेट हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो क्रॉप की है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, और बेस काफी खराब हुआ है। और आप देखेंगे कोविड के बाद से काफी सारी सेविंग्स ऑन दी वीकर साइड ऑफ दी इकोनॉमी काफी इम्पैक्ट हुई। वो सेविंग जो है वो रिप्लेनिश हो रही है। कंट्री में काफी सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप हुआ है। आप एक्सेप्ट ये आप लास्ट 2 क्वार्टर छोड़ दीजिए तो, बट सीमेंट के वॉल्यूम नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप हुआ है तो उससे रेमिटेंसेस भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एक ये मास कंजम्पशन वाला सेक्टर है जिसमें कि एक्चुअली बिजनेस में मोमेंटम बिल्कुल खराब हो गया। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 2 साल में यहाँ पे शायद अर्निंग्स अपग्रेड हो सकता है, और ओवरऑल कंजम्पशन में थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है, और गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स भी इंक्रीज हो सकते हैं बिकॉज अभी काफी सारे इलेक्शंस भी पेंडिंग हैं। तो आई थिंक डायरेक्शनली मेरे को ये एक सेक्टर लगता है जिसमें कि कुछ पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है। ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है, उसमें ईवी और आइस इंजन के बीच में भी चल रहा है। तो आइस वाले कुछ पुराने प्लेयर्स भी ईवी में आ गए हैं, दोनों चला रहे हैं साथ के साथ, कुछ प्योर प्ले है उसमें। आप लोगों को क्या व्यू है ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके? आई थिंक थोड़ा सा बायस है। 2 व्हीलर पे ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव व्यू है, 4 व्हीलर पे हल्का सा कम कंस्ट्रक्टिव व्यू है। बेसिकली
अगेन टू व्हीलर में जो सेक्शंस हैं इकोनॉमी के, जो टू व्हीलर यूज करते हैं, वो सेक्शन में अफोर्डेबिलिटी काफी इम्पैक्ट हुआ। वो अफोर्डेबिलिटी इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज प्राइसेस भी टू व्हीलर के, बिकॉज ऑफ BS4 नॉर्म्स और दूसरे इंश्योरेंस और उन सब की वजह से प्राइसेस भी काफी बड़े हैं टू व्हीलर्स में। फोर व्हीलर में भी बड़े हैं, बट टू व्हीलर का टिकट साइज छोटा होता है, तो परसेंटेज टर्म्स में प्राइसेस काफी बड़े हैं टू व्हीलर्स में। और बिकॉज इनकम लेवल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है लास्ट 2-3 साल में, तो अफोर्डेबिलिटी काफी मिसमैच रहा है उसमें। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि रिप्लेसमेंट साइकिल ऑलरेडी काफी एलोंगेट हो चुका है और इनकम लेवल्स थोड़े से इंप्रूव होना चालू हो गए हैं और प्राइस हाइक्स जो हैं वो मॉडरेट हैं टू व्हीलर्स में। तो आई थिंक अभी नेक्स्ट 2 साल के लिए टू व्हीलर जो एज अ बास्केट है वो अच्छा कर सकता है, उसमें ग्रोथ बेटर रह सकती है, सस्टेन रह सकती है। सो विद एन ऑटो आई थिंक थोड़ा प्रेफरेंस टू व्हीलर पे है, और टू व्हीलर पे आई थिंक करंट फोकस जो है वो जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं उन पे ही, ब्लेंडेड प्लेयर जो ऑलरेडी हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए वैभव, तो बोलते एक तो बड़ा क्या मल्टी कैप फंड और फोकस फंड को कोई कंपैरिजन किया जा सकता है क्या, या दोनों में बहुत अंतर, दोनों उत्तर दक्षिण है? नहीं, आई मीन मल्टी कैप फंड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है, आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट उससे होता क्या है कि ऑफ कोर्स जब नंबर ऑफ स्टॉक्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो आप लेस चूजी होंगे। फोकस में होता क्या है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स लेते हैं, एंड इफ योर व्यू गोज रॉन्ग, तो इफ योर व्यू गोज राइट, तो आपको उतना ही बेटर बेनिफिट दिखता है, बिकॉज आप ईच स्टॉक का वेट काफी ज्यादा रहता है, और अगर व्यू गलत जाता है तो यू गेट हर्ट ऑल्सो। सो उसमें फोकस में इट्स वेरी इजी फॉर अ फंड मैनेजर ऑन द पॉजिटिव साइड। फंड मैनेजर कैन एक्सप्रेस हिज व्यू नाइसली बेसिकली। बाकी आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में है। मल्टी कैप में बेनिफिट ये होता है कि वो कुछ स्मॉल कैप्स में एक कम वेट में पार्टिसिपेट करके दे कैन इजीली एग्जिट ऑल्सो, सो वो एक बेनिफिट है। ओके, तो ये थी बातचीत आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में, और वैभव ने बड़े बढ़िया समझाया कि कठिन काम है इनके लिए, लेकिन उसको भी ये बखूबी कर सकते हैं और कर रहे हैं लंबे समय से, इसीलिए इस तरह के फंड में निवेशकों की दिलचस्पी रहती है। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि आईसीआईसीआई प्रू फोकस फंड कैसे काम करता है। चलिए अगले हफ्ते फिर अगले हफ्ते फिर एक नए फंड मैनेजर और एक नए फंड से आपकी मुलाकात होगी। इस हफ्ते के लिए इतना ही, नमस्कार।